अच्छा, गुरुत्वीय विभव हो गया। हाँ, अब सुनो। दो वस्तुओं, लिखो, दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच कुछ दूरी होने पर दो वस्तुओं के बीच कुछ दूरी होने पर उस निकाय, निकाय बोलने का मतलब हुआ सिस्टम, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। आइए समझते हैं। हाँ, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। हो गया। अब सुनो, यहाँ पे ध्यान को देखो, अब लिखना बंद करो। अब दो वस्तु रहेगा, एक वस्तु मान के चलो इसका द्रव्यमान m1 है, और एक और वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है। इसके बीच कुछ दूरी मौजूद है, r मौजूद है। अब हमें ये जानना है कि इनके बीच स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। तो पहले ये बात बताओ हमको, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा हमने समझाया था, आदित्य जी आप बताइए। हाँ, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। बहुत सुंदर, महागलत, पूरी तरह से बेकार। अंशु जी आप बताइए। संरक्षी बल द्वारा, संरक्षी बल क्या होता है। संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बताइए संरक्षी बल क्या है, ये हमको समझ में नहीं आया। तो वो बल कौन सा होगा। अगर सीधा भाषा में किसी को समझाना हो कि स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण दे के बताओ, तो कैसे बताओगे। कोई भी एक ऐसा इंसान जो ऊर्जा के बारे में कुछ जानता ही नहीं, मतलब ऊर्जा का मतलब स्थितिज ऊर्जा का नाम भी नहीं सुना, और उसे बताना हो कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो उदाहरण से कैसे बताओगे। हमारे आसपास की वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा कैसे समझाओगे। बताओ, रानी तुम बताओ, कैसे बताओगी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। कोई वस्तु गति में है और कोई खड़ा नहीं ऊंचा पाता है, तो कुछ क्षण के लिए वहाँ पर विराम में रहते हैं, तो उस समय स्थिति मुझे आता है। वेरी गुड। पर ये ऐसे नहीं होगा। सोनी तुम कैसे बताओगी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। जब कोई वस्तु स्थिर और उस पर बल लगाए और वह आगे ना बढ़े, तो उसमें स्थिति। वाह, बहुत अच्छा अच्छा जवाब मिला। अंगद जी आप क्या बताइएगा स्थितिज ऊर्जा के बारे में। जब कोई वस्तु ऊंचाई पे हो और उस पे हम्म पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही हो, उसमें स्थिति हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आप रवि क्या बताइएगा। कोई वस्तु ऊंचाई पर और गुरुत्वाकर्षण बल लगा कोई बाह्य बल लगा कर उसे धक्का दे, जब वो बाह्य बल लगाने से पहले उसका जो स्थिति रहता है। धक्का दें, अच्छी बात है।
आकांक्षा जी आप क्या बताइएगा स्थिति ऊर्जा के बारे में? हम्म। हम्म। हाँ हाँ। वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब, क्या बात। अब आप बताइए अंजलि जी, स्थिति ऊर्जा कैसे समझाइए किसी को, आप जानते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अंकिता आप बताइए क्या कहना चाहिएगा स्थिति ऊर्जा के बारे में? हम्म। अच्छा नहीं जानते, पीछे अंजलि तुम बताओ स्थिति ऊर्जा क्या होता है? हम्म। पता है तुम लोग जितना भी डेफिनेशन दे रहे हो, इस डेफिनेशन से आगे का पढ़ाई जो है वो और भारी हो जाए, तुम्हें बुझाएगा कुछ नहीं, तुम्हारा ही डेफिनेशन तुम ही को बर्बाद कर देगा, तुम कोई टॉपिक समझ ही नहीं पाओगे। हालांकि हम स्थिति ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और समझाए भी हैं। सिट डाउन एवरीवन, सिट डाउन। कुछ कुछ बच्चे जो बताएं, भले ही वो डेफिनेशन सही है पर उसे खुद नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहा है। जैसे कि अंशु, खड़ा हो जाओ अंशु। आपने कहा संरक्षी बल, तो फिर आपने कहा कि सर संरक्षी बल वो बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य पुनः फिर से प्राप्त हो जाए। फिर हमने पूछा कि ऐसा कौन सा बल है भाई जो पुनः कार्य को प्राप्त कर लिया, तो फिर आपने कुछ नहीं बोला। क्यों? जब जब तुम डेफिनेशन बोलोगे तुम्हारे लिए ही वो सवाल क्रिएट होते जाएगा। हमें डेफिनेशन याद नहीं ना करना है, हम फिजिक्स पढ़ते किस लिए हैं? कहाँ समझने के लिए है? कॉन्सेप्ट, काथी के कॉन्सेप्ट? बैठो बैठो भाई, फिजिक्स का मतलब अभी तक तुम समझे ही नहीं इसका मतलब। एक जमाना हुआ करता था, एक बहुत पुराने समय की बात करेंगे। मेरा मम्मी मेरे को कल बोल रही थी, कल बात चल रहा था, मतलब बचपन का बात उठ रहा था, टीवी वगैरह का बात चल रहा था। एक्चुअली हमारे चाचा हैं जो रामायण रोज़ देखते हैं, वो टीवी पे, अपने टीवी पे रामायण देख रहे हैं, वो आवाज़ थोड़ा थोड़ा आ रहा था तो उस पर डिस्कशन चला। तो मेरी माँ मुझसे बोल रही है कि पता है तुम्हारा छोटा भाई जब जन्म लिया था तो उसके 27 के दिन रंगीन टीवी चलाया गया था, और रंगीन टीवी जब चला था ना तो 3-4 गांव के लोग इकट्ठा हुआ था फिल्म देखने। अब चारों तरफ शोर हो गया था, एक अभी रंगीन टीवी चले वाला है। इमेजिन करो, रंगीन टीवी उस जमाने में, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मतलब रंगीन टीवी उसको, जो हम लोग के घर में ना एलईडी जो टीवी होता है ना, उससे भी पहले एक टीवी हुआ करता था डब्बा जैसा, रंगीन टीवी। और अभी तो ब्लैक एंड वाइट टीवी भी होता है। एक जमाना हुआ करता था कि रंगीन टीवी को देखने के लिए लोग भीड़ लगाते थे, गांव गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर जहां रंगीन टीवी चलता था वहां देखने के लिए बैठते थे और रात रात भर देखते थे। एक वो दिन था, आज एक ये दिन है कि हर घर में रंगीन टीवी, क्या रंगीन टीवी से भी बेहतर चीज़ एलईडी ये मौजूद है। अब तो ओ एलईडी टीवी आ गया। कितना बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी आज के डेट में है। तुम्हें पता है ये सब फिजिक्स का देन है। जितनी भी टेक्नोलॉजी तुम देखते हो अपने आसपास, तुम्हारे पॉकेट में जो मोबाइल है वो भी फिजिक्स का देन है। इंटरनेट यूज करते हो तुम, आज तक कभी ये नहीं जाने होगे कि मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ होता है और काम कैसे करता है। सिर्फ इतना जानते हो कि मोबाइल से हम फ़ोन कर सकते हैं, किसी को फ़ोटो भेज सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज करना जानते हो। इंसान ही उसको भी बनाया है, और इंसान बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा? ईश्वर द्वारा बनाया गया जो भी नियम है प्रकृति द्वारा, उन्हीं नियमों का अध्ययन करके ही तरह तरह के हम डिवाइस बनाते हैं। हमारे आसपास की जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब फिजिक्स के बदौलत है। फिजिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट
एक एक कॉन्सेप्ट जो है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टेक्नोलॉजी को बनाने में कारगर होता है। हम लोग फिजिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इस प्रकृति को समझ पाएँ। हमारा जहाँ जन्म हुआ यानी कि इस पृथ्वी पर, इमेजिन करो कि एक सूरज जो तारा है, इसके चारों तरफ 8 ग्रह घूम रहे हैं। उसमें से एक पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, छोटा सा, एक सूर्य के चारों तरफ। और इस पूरे ब्रह्मांड में 10 के पावर 22 तारे हैं लगभग। इतने तारों में से कोई तो तारा होगा जहां पर हमारे पृथ्वी जैसा ग्रह हुआ होगा। आज भी हो सकता है कि हो, और हो सकता है कि वहां भी लोग रहते हों, और ये भी हो सकता है कि हमारे जैसे नहीं हो, कुछ अलग हो, ये भी हो सकता है। इतना भी हम सोच पा रहे हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। देखो यहाँ पे रह कर पता कर लिए हैं कि सूरज जो है या जो तारा है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तुम सोचो, क्या कोई जाके पता किया होगा सूर्य पर कि हाइड्रोजन से बना हुआ है, हाइड्रोजन कैसे जलता है, हीलियम बनता है? कोई जाके पता किया होगा? नहीं। फिजिक्स का देन है बाबू। प्रकृति के नियमों का अध्ययन जब आप शुरू करिएगा तो ये तो स्टार्टिंग है। अभी तो बहुत मतलब एक से एक चीज़ आपका आने वाला है लाइफ में। ऐसी ऐसी चीज़ें जानने वाले हैं आप जो नेचर के बारे में अभी तक आप जाने ही नहीं। उसे ही जानने के लिए, उसे ही चीज़ों को समझने के लिए एक ही वो लेयर पार करना पड़ता है। 11 क्लास में तुम पढ़ रहे हो तो 11 क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उस सब का एक एक लेयर करके हम लोग पार कर रहे हैं, उनको समझते हुए चल रहे हैं। तब जाकर 12 में आप एक से एक बात को समझिएगा। अब 12 में मोटा मोटी सब फिजिक्स में पढ़ लीजिएगा, लेकिन हर एक मतलब कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग से बुक पढ़ना पड़ता है। उस पर लोग आगे न जाने कहाँ तक पढ़ाई करता है। समझ में आया? अभी तो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा मोबाइल का चार्जर, तुम उसके बारे में नहीं जानते होगे कि वो चार्जर कैसे बनता है, वो कैसे काम करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल में कन्वर्ट करके चार्ज भेजता है बनाने वाला। हम लोग उसको मार्केट से खरीदते हैं, उसको भी इंसान ही बनाया है। टेक्नोलॉजी तो ये भी टेक्नोलॉजी है। आपके सामने जो पैनल लगा हुआ है, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आपके सामने है। कुछ सालों पहले ये चीज़ नहीं हुआ करती थी हम लोगों के पास, और आज है। और ना जाने आगे चल कर के इससे भी बेहतर चीज़ें हो सकती है। इसमें तो ऐसा कॉन्सेप्ट बने टेक्नोलॉजी है कि इसी चीज़ का यूज फॉरेन वाले लोग करते हैं तो अलग तरीक़ा से। हर बच्चे के पास अलग अलग कंप्यूटर है। आप बेंच पर जहाँ कॉपी लेकर के बैठे हुए हो, वहाँ टैब और कंप्यूटर लेके बच्चे बैठते हैं। और यहाँ से ये वाला नंबर, ये जो देख रहे हो ना कोड, ये स्कैन करके सबको कोड, जो ये कोड टाइप किया उसके स्क्रीन पर ये स्क्रीन आ जाता है, तुम्हारे मोबाइल में आ जाएगा ये। अगर इसका सॉफ्टवेयर हम तुमको दे दें और तुम ये कोड डाल दो अपने मोबाइल में, तो जो हम पढ़ाएंगे वो तुम्हारे स्क्रीन पर दिखेगा, विदाउट इंटरनेट। कोई इंटरनेट यूज नहीं करना है। यहाँ पर तुम अपना होमवर्क वहीं से यहाँ पे दिखा सकते हो अपने मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू। ऐसी टेक्नोलॉजी है। ये कोड बार बार जो देखते हैं वो कोड नहीं, ये कोड तो ये पढ़ाने के लिए है कि ताकि बच्चा सब क्लास में आए, कोड देखे। रोज कोड अपने आप चेंज होता है, देखता है सब। इस कोड को देखो, रोज चेंज हो जाएगा अपने आप, कि ताकि कोई चीट ना करे। समझ में आया? कोई ऐसा ना करे कि बार बार। इसको कनेक्ट करते ही आपके स्क्रीन पर अगर आपके पास लिखने वाला पैड हो तो उससे भी कनेक्ट करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई कॉपी पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, रफ भी उसी पर कर लोगे, सब सेव उसमें भी होता जाएगा। नेट से भी कनेक्ट करके उसको अलग फ्लॉपी में, iCloud में या क्लाउड में आप सेव कर सकते हैं। देखो कितना टेक्नोलॉजी आगे हो गया है। इसी का यूज़ दूसरे लोग भी करते हैं। कोविड के समय पढ़ाई ऐसे ही तो होती थी दूसरे जगह पर, कोई भी ऐसा चीज़ यूज नहीं होता था जिसकी वजह से कोविड फैले। तो टेक्नोलॉजी जितनी भी हम लोग बातें कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में, आप ये फिजिक्स पढ़ रहे हो, फ्यूचर में जब कभी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने को मौका मिला तो आप फिजिक्स ही पढ़िएगा, कुछ और चीज़ नहीं पढ़िएगा। फिजिक्स में एक और चीज़ है कि आप फिजिक्स में आगे चल करके एक मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स में केमिस्ट्री की बातें होती हैं।
यानी कि केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिक्स है। यही सब चीज़ हम लोग फिजिक्स में क्या जानने का प्रयास करते हैं, क्यों और कैसे। कोई भी चीज़ हो रहा है तो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये दो चीज़ हम लोग हमेशा जानने का प्रयास करते हैं फिजिक्स में। हुआ तो क्यों हुआ और काहे हुआ। केवल कॉपी में लिख करके चले जाना वो पढ़ाई नहीं है, तुमको दिमाग से सोचना होगा। ये सर जो रोज़ ये फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, ये सब क्या ज़रूरत है ये सब करने का। क्या परीक्षा में केवल मार्क्स ही लाना है? नहीं, फिजिक्स केवल परीक्षा में मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ते हैं। तुम्हारे दिमाग में भले ही हो कि कुछ लोग के दिमाग में ये भी हो कि हाँ इसको पढ़ करके हम नौकरी ले सकते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। लेकिन नॉलेज के लिए जब पढ़ोगे ना तो उससे भी ऊपर तक जाओगे। नौकरी तो होगा ही होगा, तुम्हारे अंदर बदलाव अलग होगा, तुम्हारे सोचने की क्षमता विकसित होगी, बात करने का तरीका बदलेगा, लोगों को बताओगे कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे सलाह को एडवाइस को लोग मानेंगे। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही थी, मैंने बोला था स्थितिज ऊर्जा बताया था। स्थितिज ऊर्जा को अगर कोई भी चीज़ हमारा ब्रेन जो है ज़्यादा उलझा हुआ चीज़ को याद नहीं रखता है। आपको कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा उलझा हुआ चीज़ है, आपको हल्का फुल्का समझ में आया तो वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा तुमको। फिजिक्स में भी ऐसा होता है, कल भले ही तुमको हम फॉर्मूला साबित करा दिए, तुमको याद नहीं होगा। हाँ घर पे पढ़े होगे तो हो सकता है कि याद हो। तो पढ़ाई वैसे थोड़ी होती है। आप ऐसे पढ़िए, उसको ऐसे समझिए कि आपके ब्रेन को एकदम ऐसा लगे कि हाँ एकदम आसान है, एकदम पूरी तरह से वो समझ में आ जाए आपको। जब तक कोई भी चीज़ पूरा 100% तुमको समझ में नहीं आ रहा है, वो तुम्हारा ब्रेन ना उसको याद नहीं रखेगा। ये बात जान लो, भूल जाओगे तुम, आज पढ़े कल भूल जाओगे। लेकिन एक बार ब्रेन जो है तुम्हारा किसी भी टॉपिक को एक बार 100% समझ जाए कि ये क्या होता है, वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। मुझसे कोई स्थितिज ऊर्जा पूछता है ना तो मैं सीधा बोलता हूँ, देख भाई स्थितिज ऊर्जा दो बॉडी में ही होता है, एक बॉडी में कभी हो ही नहीं सकता। पहला बात तो मैं ये बोलता हूँ, बॉडी बोलने का मतलब वस्तु, दो गो वस्तु रहेगा तब स्थितिज ऊर्जा पॉसिबल है। पहला बात तो ये बोलते हैं। और दूसरा ये बोलते हैं कि बॉडी होने से कुछ नहीं होता, दोनों में चाहे कोई भी कारण हो, आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण जरूर होना चाहिए। अगर हम दो गो चुंबक लिख दें, ये दो गो चुंबक है बाबू, ये देखिए दो गो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। अगर ये नज़दीक है, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को ये खींच रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ इसमें स्थितिज ऊर्जा है। और अगर हम इसको दूर कर दें, अब ये नहीं खींच रहा, दूर चला गया, तो हम कहेंगे कि नहीं है। क्यों? आकर्षण नहीं हो रहा। स्थितिज ऊर्जा का संबंध किससे है? आकर्षण या प्रतिकर्षण से। दो वस्तुओं में या दो से अधिक वस्तुओं में जब तक आकर्षण होगा तब तक उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। अगर आकर्षण नहीं हो रहा है या प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है। यही है स्थितिज ऊर्जा। बोलो ये बात तुमको तुम्हारे ब्रेन को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं बुझाया है? नहीं बुझाया? फिर से समझो, दो गो मैग्नेट है, अगर हमारे पास चुंबक बुझाता है ना, चुंबक को कभी चिपकाए हो है? अगर मेरे पास ये दो चुंबक हैं, देखो इसमें मैग्नेट है, थोड़ा इसमें हल्का मैग्नेट है, कहाँ गया, इसमें ये लोहा देखो इसमें मैग्नेट है। अगर इसमें नहीं चिपक रहा तो यहाँ देखो चिपक जा रहा है, यहाँ से देखो ऐसे हम चिपक जा रहा है दूर से ही, यहाँ से चिपकेगा क्या? नज़दीक ले जा रहे हैं अपने आप चिपक जा रहा है। क्यों चिपका? नज़दीक ले गए, आकर्षण हो गया। दो चुंबक है, अगर इस चुंबक को नज़दीक ले जाओ, अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल हो गया ये नॉर्थ पोल हो गया, इस दोनों को नज़दीक ले जाओ। नज़दीक ले जाओगे तो एक ऐसा समय आएगा कि ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? आकर्षित। पहले इतना दूरी पर था, आकर्षण नहीं हो रहा था, मान के चलो, होता है दूर रखते तो नहीं हो रहा है,
तो हम बोलेंगे कि इन दोनों में स्थितिज ऊर्जा नहीं है। थोड़ा नजदीक ले गए, हल्का हल्का खींचने लगा, तो हम कहेंगे कि वो हल्का हल्का एनर्जी आ गया। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी अब आ गया, एनर्जी आता है, समझ में आया? जब आकर्षण होने लगा तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इसमें स्थितिज ऊर्जा है। बात बुझाया? अगर इसको पलट दें तो ये नॉर्थ पोल धक्का देने लगा तो भी कहेंगे कि हाँ स्थितिज ऊर्जा है। अगर थोड़ा दूरी हो, नहीं धक्का दे रहा, नहीं है, खत्म। यही तो स्थितिज ऊर्जा है। चाहे दुनिया का कोई भी ऐसा चीज हो, हम तो ये खाली चुंबक का बात बोले हैं। तुम आवेश किसी को देखो, झटका लगता है तो वो पकड़े रह जाता है, करंट मारता है तो। जब कोई तार पकड़ लिया, उसको पकड़े है एकदम, उसको झटका लगता है, कोई करंट को पकड़ लेता है, एसी करंट को, तो क्या होता है? वो छोड़ा नहीं पाता अपने हाथ को। क्यों? क्योंकि वो तार उसके शरीर को खींच के रखती है, खींच के रखती है। तो किस एनर्जी की वजह से हुआ? स्थितिज ऊर्जा की वजह से ऐसा हुआ। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया आदमी और करंट के बीच में, तो हम कहेंगे कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाई है। इस पंखा में पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि इसको पृथ्वी खींच रही है। अगर ऊपर से टूट जाए तो ये नीचे आएगा कि ऊपर कि वहीं पे रह जाएगा? काहे नीचे आएगा भाई? कोई तो है जो इसे खींच रहा है, बस खींचना चाहिए और कुछ नहीं, या धकेलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, नहीं हो रहा है, नहीं है। तो अब बताओ, सब वस्तु को खींचती है तो इसका मतलब क्या हुआ? सब में है, सब में स्थितिज ऊर्जा है। हर चीज को अगर खींच रहा है तो हर चीज में है, पर कारण भी तो जानना होगा कौन खींच रहा है। पृथ्वी, तो पृथ्वी के कारण स्थितिज ऊर्जा है। चुंबक में कौन सा ऊर्जा है? चुंबक में दोनों ऊर्जाएं हो सकती है। क्या चुंबक पृथ्वी पर हो तो पृथ्वी को ये नहीं खींच रहा होगा, पृथ्वी इसको नहीं खींच रहा होगा? खींच रहा होगा। तो इसमें डबल स्थितिज ऊर्जा हो गया। एगो तो पृथ्वी के कारण, एक चुंबक बगल में ला दिया, एगो वो अलग से हो गया। ये कॉन्सेप्ट होता है। परिभाषा याद करना। संरक्षी बल तो कौन कौन बात तुम लोग सब कोई बोल रहे थे, ठीक है, संरक्षी बल वाला परिभाषा सही है, लेकिन तुमको ये समझ में आना चाहिए कि संरक्षी बल का मतलब क्या है। क्या है संरक्षी बल? एकदम ब्रेन को, माइंड को एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यार यही तो होता है। फिजिक्स का मतलब ये हुआ, बुझाना चाहिए, लोगों को समझाओ, तुम बता सको, तुम्हारे पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए ना, कोई भी सीखो किसी दूसरे को सिखा सको, ऐसा नॉलेज रखो। तुमसे पूछ दे स्थितिज ऊर्जा क्या है, या तुमसे कोई भी आदमी पूछ दिया, राह चलते तुम्हारे घर का आदमी पूछ दिया कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो उसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तब न मजा आएगा, तब उसे बुझाएगा। तुम कहो कि ये देखिए 2 चुंबक है हमारे पास, 2 चुंबक लाओ और दिखाओ कि देखिए ये दूर है, नहीं चिपक रहा, अब चिपक रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा है, ये है। कहीं पे भी अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, अगर ये दोनों चीज हो रहा है ना, तो समझ लीजिए दोनों बॉडी में क्या है? स्थितिज ऊर्जा। इसको और गहराई से समझ सकते हो, दुनिया के हर कण कण में जितना भी वस्तु है, सब में स्थितिज ऊर्जा होता है। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारा शरीर भी बहुत सारे परमाणुओं से बना हुआ है। तुम पढ़े हो कोशिका से बना है, कोशिका भी हजारों लाखों परमाणु से, हजारों लाखों परमाणु से एक कोशिका बनता है। और परमाणु सीखा होगा तुम लोग कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, पढ़े हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सीखा होगा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। आवेश को भी खींचते हैं, ये भी पढ़ा होगा। धन आवेश ऋण आवेश को खींचता है कि नहीं? खींचता है, तभी न इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब बताओ, ये परमाणु है, ये परमाणु हो गया, ये इसका नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन है और यहाँ कौन है? इसमें न्यूट्रॉन भी होता है। पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचते हैं कि नहीं? खींचते हैं, तभी तो घूमता है। अगर खींच रहा है तो बोलो इसमें और इसमें कौन सी ऊर्जा है? बिल्कुल है। अब यहाँ तो ये भी साबित हो गया कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो वो तो परमाणु से ही बना है भाई, और परमाणु से बना है तो हर परमाणु में स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ तक कि एक परमाणु के बीच भी स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसे
हम कोई भी पदार्थ का बात करें, जैसे यहाँ दीवार है, दीवार में ईंट है और ईंट के बहुत सारे कण, वो सभी तो परमाणु से बने होंगे। अगर वो सब परमाणु से बने हुए हैं तो एक परमाणु ये रहा, एक परमाणु ये रहा, ये नाभिक है। यहाँ भी ये दीवार में मान के चलो, दीवार के अंदर ये सब बहुत सारे परमाणु हैं और इन सभी परमाणुओं में इनके इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, इनके भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये नाभिक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कभी तो यहाँ आएगा, ये वाला घूम के कभी तो यहाँ आएगा। तो बोलो इतना नज़दीक जब आएगा तो धक्का देगा कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इस पे भी माइनस, माइनस माइनस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। धक्का देगा तो पूरा परमाणु पर असर पड़ेगा। अगर नाभिक है तो नाभिक पर प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस इस माइनस को तो खींच ही रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी तो खींच सकता है। समझ में आया? तो परमाणु परमाणु के बीच भी आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। कोई भी पदार्थ के अंदर आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। जब दोनों होता है तो इसी को कहा गया है वांडर वाल बल। ये वांडर वाल बल हो गया। वांडर वाल बल होने का मतलब हुआ कि आकर्षण भी होना, प्रतिकर्षण भी होना। ये भी किस चीज का पहचान है? स्थितिज ऊर्जा का। यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज, जितने भी कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो सब किसके वजह से? स्थितिज ऊर्जा की वजह से। बोलो, मुझे लगता है कि अब स्थितिज ऊर्जा बुझा गया होगा। कोई दिक्कत? उड़ती हुई चिड़िया में स्थितिज ऊर्जा होता है? होता है। काहे होता है भाई? अब बुझा रहा है। यह बात उस वक्त बता दिया रहता तो खेले खत्म हो जाता है। इतना हमको भाषण नहीं ना देना पड़ता। उड़ती हुई चिड़िया पृथ्वी खींचती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। और जहाँ तक गतिज ऊर्जा का बात है, काइनेटिक एनर्जी, इसको बहुत सिंपल तरीका से हम बताए हैं। गति में है तो गतिज ऊर्जा जरूर होगा। कोई भी चीज, चिड़िया उड़ रही है उसमें गति है तो गतिज ऊर्जा होगा, नाम है गतिज ऊर्जा। लेकिन कोई भी ऐसा वस्तु जिसमें दोनों हो तो उसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। अब उड़ती हुई चिड़िया में कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उसमें गति भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। पंखा में कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। काहे कि ये गति में भी है और इसको खींच भी रहा है पृथ्वी, तो यांत्रिक ऊर्जा। आहू पंखा में काहे? वो नाच नहीं रहा है, इसलिए उसमें कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। अभी तुम लोगों में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। क्यों? आप बुझाया। साइकिल चलाते हो तब कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। ये होता है लाइफ को समझना, अपने दैनिक जीवन में यूज करना। फिजिक्स का मतलब यही, किताबों में लिखने से और कलम से उतार लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे नॉलेज नहीं होता है। कॉन्सेप्ट को समझिए और इसको दैनिक जीवन में यूज कीजिए। ऐसे एनर्जी को हम लोग डिवाइड करके समझने के लिए सब बनाए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा जानकर कि आप लोग को जानकारी नहीं था। कौन सा? क्या बोल रहे हो? संचित ऊर्जा। संचित मतलब नहीं जानते हो? यानी कि देखो कितना गजब का बात तुम बोले हो। ये हम तुमको टेंशन खत्म कर दे रहे हैं। ऐसा ये बीमारी है, इसको बीमारी कहा जाएगा। स्टूडेंट को ये जो बीमारी हो जाता है, देखो हम बता रहे हैं तुमको, पता है इसके ब्रेन में या फिर हो सकता है किसी और लड़का या लड़की के ब्रेन में ये बीमारी हो, जो अभी बीमारी का नाम बता रहे हैं। इस बच्चे के दिमाग में ये है कि संचित ऊर्जा भी नाम का कोई ऊर्जा होता है, लेकिन तुम्हें इसी चीज से बचना है। संचित का मतलब तुम्हें जानकारी अगर रहेगा, संचित का मतलब इकट्ठा, कोई एनर्जी किसी जगह पर इकट्ठा हो रही है तो उसे हम संचित ऊर्जा बोलेंगे। बात समझ में आया? जैसे ये बताओ, ये एक बड़ा सा डब्बा है, तुम्हारे घर में मान के चलो मोटर लगा है, मोटर चालू कर दिए। मोटर जब चालू किए तो चालू करने के लिए मोटर से क्या हुआ कि मोटर में इलेक्ट्रिक जा रहा है, इसको नचाने लगा और ये पाइप इसमें लगा हुआ है। अब सुनो, यहाँ से तुम मोटर को कौन सी ऊर्जा दिए?
विद्युत ऊर्जा, तो हम कहेंगे कि इसमें विद्युत ऊर्जा संचित हो रही है। समझ में आया? संचित होने के अलावा खर्च भी हो रही है। खर्च हुआ तो ये क्या किया कि ये पानी को अंदर से निकाल के पाइप के थ्रू इस डब्बे में भरने लगा। अब इस पानी को इसमें भरने लगा, पानी भरते जा रहा है और ये छत पे डब्बा रखा हुआ है। पृथ्वी क्या करेगी? पहले इतना पानी को खींच रही थी, अब इतना को खींचेगी, अब इतना भर गया, इतना को खींचेगी। तो खींचने की शक्ति क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या संचित हो रहा है? वाह, पानी तो संचित हो ही रहा है, ये तो हम देख ही रहे, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या हो रहा है? संचित। पहले स्थितिज ऊर्जा इतना पर था, मतलब यहाँ पर आकर्षण बल कम लग रहा था। समझ में आया? पानी ज्यादा हो गया तो आकर्षण बल और ज्यादा हो गया, तो एनर्जी का लेवल बढ़ गया। अब बुझाया? संचित होने का मतलब इकट्ठा होना होता है। आइए हम लोग का जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। क्वेश्चन ये था कि दो वस्तुओं के बीच कुछ दूरी। अच्छा हाँ, ये कॉन्सेप्ट हो जाने से ना ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा तुमको। ये समझते हैं, थोड़ा सा सुन लो, टाइम है अभी। दो वस्तुओं के बीच कुछ दूरी होने पर उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। दो वस्तु क्यों लिखे हैं तुम्हें बुझा रहा होगा। अगर कोई लिखे, कहे, कोई कह दे कि चलो बताओ एक वस्तु के मतलब स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, और मूर्ख है वो। ऐसा सवाल हो सकता है? स्थितिज ऊर्जा एक बॉडी में हो सकता है, दो बॉडी होगा। यस यस, तो दूसरा बॉडी कौन है बता? पृथ्वी। बॉडी यानी कि वस्तु, पिंड। पिंड बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, अनंत हो सकता है। आया समझ में? आइए समझते हैं। ये दो वस्तुएं हैं, इनके बीच हमको क्या करना है? कितना स्थितिज ऊर्जा है ये पता करना है। कैसे पता करेंगे? देखिए कैसे पता करेंगे। कौन कुछ कह रहा था? चलो देखो कैसे पता करेंगे। स्थितिज ऊर्जा चाहे गतिज ऊर्जा, अब तुमको ऊर्जा का अलग अलग प्रकार नाम मिलेगा। नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, अलग अलग ऊर्जा तुमको मिलेगा। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि सर तो दो ऊर्जा पढ़ाए थे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तब फिर पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये कहाँ से आ गया? ये क्या होता है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये तो फर्क समझ में ही नहीं आएगा। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। नाम, ऊर्जा के नाम सुन सुन के सब परेशान हो जाएगा सर। ये ऊर्जा का जो वेराइटी है देख के कंफ्यूज हो जाएगा सब, ये कौन कौन ऊर्जा है। आज हम लोग यही फर्क समझ लेते हैं, सवाल कल करेंगे। सुनो, ये बात याद रखना जो अभी बता रहे हैं, बहुत काम करेगा। हम इसके बारे में अभी पढ़े कि इसका मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण। इसका मतलब कोई वस्तु गति में होना चाहिए तो गतिज ऊर्जा। पर ये क्या होता है? क्या ये अलग होता है इससे? तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले केवल ऊर्जा को समझना होगा। केवल ऊर्जा, केवल एनर्जी। आप इसमें से विद्युत, पवन, नाभिकीय सब हटा दीजिए, केवल ऊर्जा को समझिए। एनर्जी क्या है?
अच्छा हाँ, ये भी है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। कार्य करेंगे तो जो कार्य संचित होगा, है ना, वही ऊर्जा होगी। ठीक है। अगर मैं विद्युत का बात करूं, विद्युत बोलने का मतलब होता है एक धन आवेश है, ठीक है, और यहाँ एक ऋण आवेश, ठीक है। इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ये तो तय है, किसमें आकर्षण होगा तो ये स्थितिज ऊर्जा है। ये किस वजह से हमने आकर्षण की बात की? आवेश के कारण। आवेश के कारण। ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, आकर्षण हुआ, इसलिए मैंने स्थितिज ऊर्जा नाम दे दिया। और इसी एनर्जी को हम और क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। तो दोनों में फर्क को समझो, है ये भी स्थितिज ऊर्जा, लेकिन विद्युत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आवेश का बात किया गया है। तो बस अपना अपना देखने का नजरिया होता है, आप किस तरह से देख रहे हैं किसी भी चीज को और समझ रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम नामकरण करते हैं। जब हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं तो विद्युत ऊर्जा बोलने का सीधा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आवेश का बात होगा, इसलिए विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। अगर हम पवन ऊर्जा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हवा का बात होगा। अगर हम नाभिकीय ऊर्जा बोल रहे हैं तो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, कहीं ना कहीं उसी का बात होगा, तभी हम नाभिकीय ऊर्जा बोल रहे हैं। और अगर हम बंधन ऊर्जा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं दो चीजें एक दूसरे से बंधी हुई होगी, तो उस समय बंधन ऊर्जा का बात होगा। लेकिन हम स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कब कहेंगे? तो इन सभी ऊर्जाओं में, चाहे जितनी भी ऊर्जाएं होंगी, चाहे जितना भी आज के बाद नाम सुन लो ऊर्जा का, उसमें जहां आकर्षण का बात होगा वो क्या बन जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। और जहां गति का बात होगा वो गतिज ऊर्जा। तो फाइनली एनर्जी देखा जाए तो दो ही रूप में होता है, या तो स्थितिज ऊर्जा, नहीं तो गतिज ऊर्जा। लेकिन हई सब जो ऊर्जा होता है ये किस लिए है? ये इसलिए ताकि हम पहचान कर पाए कि किस चीज की बात हो रही है, किसके एनर्जी की बात हो रही है। विद्युत ऊर्जा बोल रहे हैं तो ये पता चल जा रहा है कि हाँ ये आवेश का बात हो रहा है, इसलिए ये सब नाम दिए गए हैं पहचान के लिए, क्या पहचान कर पाए। बात समझ में आ गया? अब आगे की कहानी अगले दिन होगी, इस प्रश्न को अगले दिन करवाएंगे।